हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज क्लास है साइंस की और साइंस में क्या पढ़ रहे थे हम? दाब, प्रेशर, बल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कई वीडियोस बन गए हैं उसमें और अलग अलग पूरा डिटेल में समझाया, उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। दाब के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत कुछ पढ़ लिया था ना, कि दाब का प्रभाव क्या है, दाब किस किस तरीके से हमारे जीवन में काम कर रहा है, सब पढ़ा था ना हमने। तो अब हम ज़्यादा जो पिछला है वीडियो उसके बारे में बात ना करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बस एक चीज़ हम दोबारा से लिख देते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यही था ना। अगर हम इसको इंग्लिश में P बराबर F अपॉन A, P प्रेशर, F फोर्स, A एरिया, इसकी हमने परिभाषा क्या दी थी? एक बार फिर से देखते हैं कि दाब क्या होता है। हाँ, इसको दाब पहले नहीं लिखने की जरूरत है, फिर से लिखते हैं। क्या लिखा था हमने? एकांक क्षेत्रफल। अभी एकांक को भी बताऊंगी। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, यहाँ पे मैं थोड़ा रुकती हूँ। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, आपने यही पढ़ा ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। पर केवल बल नहीं, लंबवत बल। लंबवत समझते हैं? एकदम जो ऐसे लगे सीधे, ऐसे, वो वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब कहते हैं। एकांक मतलब अगर आप ये देखोगे तो क्या, एकांक ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया ना लंबाई चौड़ाई, और यही क्या हो गया? क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल का ये मतलब हुआ। अगर हम इसको ये माने एक और एक, तो यानी एरिया क्या हो गया? P बराबर F, और एरिया क्या हो गया? 1 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, कुछ भी मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया? P किसके बराबर हो गया? F के बराबर। यानी दाब किसके बराबर हो गया? बल के बराबर हो गया। ठीक है, ये तो आपके दाब। अच्छा चलो, इसके साथ साथ में हम इसके मात्रक पे भी बात कर लेते हैं। अभी नीचे का मिटाती हूँ बस, फिर थोड़ा आगे और पढ़ूंगी। एरिया, P आपको अच्छे से पता है ना, क्योंकि हम बल पढ़ चुके हैं। P को पढ़ा है। P का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। किस में? MKS में। अच्छा, ठीक है। वैसे तो ना ये आपको MKS पद्धति, SI पद्धति, ये सब ना मैं आपको बाद में पढ़ाने वाली थी जब मापन आएगा, पर मुझे लगता है कि यहाँ आपको थोड़ा बहुत तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं बताऊँगी अभी फ़िलहाल। न्यूटन और A, इसका क्या हो जाएगा? MKS में मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक किस में हम लेते हैं? मीटर में। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आप सुन लो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? दाब का। ठीक है। अब आप कहोगे पहले मैं आपको फिर यही बता देती हूँ, इसका ये मात्रक किस में है? MKS पद्धति में। और एक है SI पद्धति। SI पद्धति में P का मात्रक है पास्कल। अब आप कहोगे पास्कल कैसा नाम हुआ भाई? भाई पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था। उस साइंटिस्ट के नाम पर ही दाब का मात्रक भी पास्कल पड़ा है। जैसे अब आपको, अरे ये नहीं, इसको नहीं लेना है, इसने पूरा ब्लैक बोर्ड ख़राब कर दिया है। तो मैं आपको ना, मैं पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। दाब पर मैं तब बढ़ूँगी जब ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ये कहोगे कि ये MKS क्या है और SI क्या है। एक चीज़ अभी इसके साथ साथ पढ़ानी बहुत ज़रूरी है, पर चलो कोई नहीं, पहले पद्धति, उसके बाद में ये हम पढ़ाएंगे। MKS पद्धति क्या है? MKS पद्धति में होते हैं 3 राशियाँ, 3 मात्रक होते हैं।
अभी आपको नाम से पता चल जाएगा। पहले हम लेते हैं लंबाई, ये क्या है, राशि, और इधर मैं लिख देती हूँ मात्रक। तो लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई को हम नापते हैं वो है मीटर से। के द्रव्यमान, द्रव्यमान को नापते हैं हम किलोग्राम में। किग्रा लिख दूँ ना, किलोग्राम का शॉर्ट किग्रा। समय, यही हैं 3 राशियाँ एमकेएस पद्धति में। समय, समय को नापते हैं हम सेकंड में। मीटर का एम, किलोग्राम का के और सेकंड का एस, यही है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में कोई भी मात्रक निकाला जाएगा तो इन 3 राशियों से ही निकाला जाएगा। लेकिन अब फिर जब 3 ही राशियों से निकल रहा था तो ये पास्कल कहाँ से बन गया भाई? पास्कल कैसे मात्रक बन गया, है ना? क्योंकि पास्कल तो साइंटिस्ट के नाम पर उसको बोला गया एसआई पद्धति में। अब दूसरा है एसआई पद्धति क्या है वो और समझ लेते हैं कि एमकेएस में 3 राशि हैं, तो एसआई पद्धति में क्या है? एसआई पद्धति में 7 मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब इसमें भी ऐसे मैं यहाँ पे राशि और यहाँ पे मात्रक लिख लेती हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ से 3 जो है वही हैं जो हमने एमकेएस में पढ़ी थी। थोड़ा छोटा छोटा लिखूँ। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड, क्योंकि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि एमकेएस में क्या आया और इसमें क्या आया। समय का हो गया सेकंड। इसके अलावा विद्युत धारा, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, ये आते भी हैं क्वेश्चंस इसमें से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अच्छा, ये ना कई जगह ना कैंडेला वर्ड आ जाता है, कई जगह कैंडिला भी आता है, उस पर छोटी ई की मात्रा ऐसे करके कैंडेला भी आता है, और कई जगह कैंडेला भी होता है। आप कुछ भी कर दें इनमें से, कैंडेला। और क्या रह गया? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की, कई किताबों में मैंने ऐसे देखा है, कई किताबों में वैसे भी देखा है, ये होता है मोल। ठीक है, कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। किस में है ये? एसआई पद्धति में। अब 7 क्या है? मूल मात्रक, मूल मात्रक। और 2 क्या है? पूरक मात्रक। मात्रक, अब ये तो मूल मात्रक हो गए, पूरक मात्रक भी मैं यहाँ साथ लिख दूं नीचे ही क्या? पूरक मात्रक हैं। पहला है कोण, कोण को नापते हैं रेडियन। और दूसरा है घन कोण, घन कोण को नापते हैं स्टेरेडियन। ये ना वैसे आज का दाम में था नहीं, पर ये एमकेएस और एसआई पद्धति की वजह से ना ये बीच में आ गया, नहीं तो आपके दिमाग में ना क्लियर नहीं होती चीज़ें। अब जब मापन आएगा तो फिर से एक बार आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी इतना एक बार थोड़ा सा समझ लो। एमकेएस केवल यहाँ से यहाँ तक था। एसआई में क्या आ गए? 7 मात्रक आ गए और 2 पूरक मात्रक आ गए। फटाफट से एक बार रिवाइज कर दूँ। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाएगी, पूरक मात्रक कोण का रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन में नापा जाएगा। ये हो गई आपकी पद्धति। अच्छा, अब हम फिर से वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक में हमारा दाब का मात्रक चल रहा था कि एमकेएस पद्धति में नापा जाएगा न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, और एसआई में हो गया वो पास्कल। एक ना और वर्ड आता है एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको भी आप समझ लो, प्रणोद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको थ्रस्ट, THRUST। ये हमारी ही क्लास की बुक में दिया हुआ है, लेकिन ना तो हम थोड़ा इसको ध्यान कम देते हैं। आखिर प्रणोद है क्या? किसी भी संपर्क तल और असंपर्क तल आपने बल में पढ़ लिया है ना। संपर्क तल जो मतलब संपर्क में आके बल लगाया जाता है। किसी संपर्क तल पर, उसमें क्या आ रहा था, एकांक क्षेत्रफल। संपर्क तल पर लगने वाले बल कैसा होना चाहिए? लंबवत। लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं हम? प्रणोद कहते हैं। यानी अगर लंबवत बल लग रहा है तो वो क्या है? प्रणोद। यानी प्रणोद और बल एक ही बात है। प्रणोद बल तो आपका लंबवत के अलावा भी लग सकता है ना, लेकिन अगर बल लंबवत लग रहा है तो क्या है? वो प्रणोद है। तो इसका मात्रक भी क्या होता है? इसका मात्रक बताओ आप क्या होगा, सोचो। इसका मात्रक है न्यूटन। किस वाले में? एमकेएस नहीं, सॉरी, किसमें है ये? एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो गया न्यूटन। फिलहाल एक ये वर्ड है, इसको टर्म्स को आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, क्योंकि दाब तो हम खूब पढ़ते रहते हैं और ये वाला टर्म हमारे ध्यान से ही गायब हो जाता है। तो आप ये समझिए, किसी भी संपर्क तल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहेंगे? प्रणोद कहते हैं। अच्छा चलो, ये तो हो गया। अब हमारा टॉपिक है, तो मैं वैसे बहुत जल्दी ख़त्म करने वाली थी, पर ये इसकी वजह से थोड़ा, अब हम जो आज बात करने वाले थे मेन, वो है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक, और दाब प्रेशर, PRESSURE। अब है कि वायुमंडलीय दाब क्या है? भाई हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? हवा है, गैस है, तो यही आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ये आपने भूगोल में भी पढ़ा है ना अच्छी तरीके से, कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस, हवाएं जो होती हैं, जो ये आवरण होता है, वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। मतलब ऐसे मान लो, ये रही हमारी पृथ्वी, है ना। इसके चारों तरफ ये क्या है? गैस, हवा, धूल, सब कुछ है। ये है वायुमंडल। अब आप कहोगे वायुमंडल तो यहाँ ऊपर है, तो ये कैसे दबाव डालता है भाई? क्योंकि पृथ्वी का एक गुण है, मालूम है ना, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इससे क्या करता है? ये हर चीज को, पृथ्वी क्या होती है? अपनी तरफ खींचती है। हम लोग कहाँ हैं स्थित? मालूम ही है ना, हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पर है ना, हम लोग सब पृथ्वी के यहाँ ऊपर है ना। आपको पता है ये वाली बात, कि हम लोग यहीं पर ही रहते हैं, और किसकी वजह से चिपके रहते हैं यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ना हो तो क्या हो? भाई ये अच्छी चीज़ भी है तो थोड़ा बुरी भी चीज़ है। भाई अच्छी चीज़ मतलब बुरा, ये मान लो कि भाई ये है। हाँ, जो मैं बात बता रही थी कि ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल की बात जो आ रही थी, हमें ये वायुमंडलीय दाब क्यों फील होता है? क्योंकि ये जो हवा, गैस सारी है ना ऊपर, ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से इनको भी अपनी तरफ खींचती है। तो जब इन गैसों को दबाव पड़ता है, इन हवाओं को, तो क्या होता है? हम पर प्रेशर डालती हैं, और जो हम पर प्रेशर डालती हैं वही कहलाता है वायुमंडलीय दाब। अब आप कहोगे अच्छा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो बेमतलब का हम पे वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है ना। पर अगर सोचो गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो फिर क्या होगा? भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगी।
हम में भार ही नहीं होगा, हम उड़ने लगेंगे। और क्या होगा, पृथ्वी सूर्य से टकरा जाएगी, चांद से टकरा जाएगी, मतलब सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सब क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, तभी ये सब पॉसिबल है। इसी वजह से, इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही वायुमंडल है। सोचो अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सब कुछ उड़ जाता, ये तो रहता ही नहीं, वायुमंडल तो रहता ही नहीं। वायुमंडल है क्यों, इसी वजह से ना, क्योंकि पृथ्वी उसको खींच रही है, तो हमें कुछ महसूस हो रहा है कुछ। आपको ये बात पता है वायुमंडल भी तो कई हिस्सों में बटा हुआ है ना। अब हालांकि आपने पढ़ा होगा वायुमंडल भी, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है, मैं इसको ना थोड़ा सा कैसे लिखूं। सबसे पहले मैं ना इसको इंग्लिश में लिखूं या मैं हिंदी में लिखूं, मैं ना ये वाली बात सोच रही हूँ कि पहले तो मैं ना इंग्लिश में ही लिखती हूँ, तो मुझे आसानी होगी। जैसे ये ट्रोपोस्फेयर, अभी मैं इसको हिंदी में भी लिख दूँगी, क्योंकि वायुमंडल है ना, ये कई सारी लेयर में बटा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद आ जाता है, समझ आ रहा है, स्ट्रेटो, STRATO, आपको बस ये याद करना, और स्फेयर तो सब में ही जुड़ जाएगा। फिर इसके ऊपर की एक ये लेयर है वायुमंडल की, मीज़ोस्फेयर। इसके ऊपर हम कर देते हैं, हम नहीं करते हैं, मतलब है, क्या है, थर्मो, THERMO, थर्मोस्फेयर। इसको वायुमंडल को हटा के ना मैं इधर लिख देती हूँ। थर्मोस्फेयर के ऊपर एक लेयर और होती है, वो कहलाती है एक्सोस्फेयर। हमारा जो यूपी बोर्ड के किताब में ना थोड़ा ये हिंदी में दिया हुआ है, तो मैं हिंदी में ज़रूर लिखूँगी, पर पता नहीं ना, मेरे को कुछ इस तरीके से ही याद करने में खुद को आसानी होती है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले अपनी आसानी के लिए ये लिख देती हूँ, और आपको भी ना ये याद करना चाहिए। सबसे पहले क्या आया, ये ट्रोपो, बस इतना ही तो पढ़ना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो, एक्सो। अब इनको हिंदी में लिखते हैं। थर्मोस्फेयर सबसे पहले जो पृथ्वी के पास की लेयर है, ये है, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। अब मैं मंडल बार बार नहीं लिखूंगी, है ना। अब स्ट्रेटो में क्या हो जाएगा, समताप मंडल, बस मैं समताप लिख दूं, समताप मंडल फटाफट से। अब है मीज़ो, इसके इधर की तरफ क्या हो गई है, ये हो गई स्ट्रेटो। अब इसके भी ऊपर क्या हो गई, मीज़ो मतलब मध्य मंडल, ठीक है। अब ये मध्य मंडल के भी ऊपर हो गई है थर्मोस्फेयर, यानी तापमंडल। और एक्सो नाम से पता चला है, सबके नाम से इंग्लिश में क्या होता है ना, थोड़ा सा समझ में आ जाता है। एक्सो मतलब बाहरी, वायुमंडल। ये क्या है, सबसे बाहर की लेयर है। अब बात आ रही है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये वायुमंडल इतने में बटा हुआ है, तो इसी तरीके से जो हम पे जो दबाव है ना, वो भी सबसे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दबाव जो है ना इतनी सारी लेयर्स में कहाँ पर ज़्यादा होता है। आप बताओ सोच के, कि ये चित्र में भी थोड़ा थोड़ा लेयर्स बनाई है, कि आखिर दबाव जो है ना किस लेयर पर सबसे ज़्यादा होगा। दबाव होगा इस लेयर पे ज़्यादा, क्योंकि आप ऐसा समझो, चलो जैसे कि मेरे पास ये एक कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी में ये पहला पेज है, अरे भैया ये पहला पेज है, हाँ ये है शुरुआत के पेज। अब ऐसे रखो, अब आप ये बताओ कि इसके पहले पेज पे दबाव ज़्यादा होगा या अंतिम पेज पर दबाव ज़्यादा होगा। आंसर आपका आ गया है कि पहले पेज पर जो पहला पेज है उस पर दबाव कम होगा, और जो अंतिम पेज है उस पर दबाव ज़्यादा होगा, है ना। तो ये वायुमंडल का कहाँ है, ऐसे 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 करके तो दाब डालेगा, तो ये क्या है, लास्ट लेयर है, तो लास्ट लेयर पे दबाव जो है सबसे
ज़्यादा पड़ेगा। तो हम जितना ऊपर ऊपर जाते रहेंगे दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना पृथ्वी के पास आएंगे उतना ही दबाव ज़्यादा होगा। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, इस वाले पे क्या है, मैं थोड़ा अलग पेंसिल से लिख दूँ, पेन से, इस पे दाब सबसे ज़्यादा, दाब किस पे है, ट्रोपोस्फियर पे सबसे ज़्यादा। और ये जो एक्सोस्फीयर है यहाँ पर दाब सबसे कम। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, मैंने शायद ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये दिया है, पर कोई नहीं, मैं एक बार फिर से बताऊंगी इसके साथ साथ में। तो इस वजह से आपने कभी आप पहाड़ों पर गए हों, नहीं गए हों, आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ों पर जाते हैं तो हमें दाब कम फील होता है, क्योंकि अब हम यहाँ खड़े हुए हैं, है ना। अब क्या हो गया, भाई पहाड़ तो ऊंचे से हो गए ना, यानी कुछ लेयर नीचे रह गई, अब ऊपर लेयर्स कम रह गई, यानी कुछ कम लेयर का दबाव पड़ेगा। तो पहाड़ पर जाने पर हमें दबाव कम फील होता है, और यहाँ पर पृथ्वी के आसपास में दबाव, पृथ्वी पर हमें दबाव ज़्यादा फील होता है। अब आप बोलोगे हमें तो कोई दबाव फील नहीं होता मैम, हमें तो कोई फील ही नहीं हुआ कि हम पर कोई दबाव पड़ रहा है। कि वैसे तो ये बात है कि ऊपर से अगर इतना दबाव पड़ रहा है ना, वैसे आपको पता है वायुमंडलीय दबाव कितना है इसका, यहीं पे लिख दूँ क्या, वैसे मैं साफ फिर लिखूँगी, 1.013 इंटू 10⁵ समुद्र तल से जो इसके लिया गया है वो ये है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोचो कितना ज़्यादा। चलो हम 0.01 भूल भी जाओ तो क्या है, एक में 5 0, 1 2 3 4 5, नहीं अभी नहीं, एक और, इतना ज़्यादा अगर हम पर वजन पड़ रहा है तो हमें तो दब जाना चाहिए। हम तो दबते नहीं, हम तो आराम से खेलते कूदते रहते, उठते बैठते रहते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि दबाव यूँ ही नहीं पड़ रहा है हम पर, दबाव इधर से भी पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, तो वो सब कुछ क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ये बिल्कुल आप ऐसा समझो कि एक टेबल है ना, टेबल पे अब टेबल अगर ऐसी रखी हुई है तो अगर ऊपर की तरफ से दबाव पड़ेगा तो उसको पिचक जाना चाहिए, पिचकती तो वो है नहीं, क्योंकि उस पर क्या है, चारों ही तरफ से दबाव इक्वल पड़ रहा है। अगर चलो मैं अब इसको तो आपको आ गया ना समझ में, क्योंकि चित्र बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है, चाहे चित्र थोड़ा अच्छा बने चाहे ख़राब बने। इसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कॉपियों पे ज़रूर उतारें। इसमें आपको दोनों ही फ़ायदे हो रहे हैं, साइंस का प्रेशर तो समझ में आ ही रहा है, साथ साथ में आपको ज्योग्राफी का स्फीयर भी समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आ गया होगा। अब मैं बात करी थी ना जैसे टेबल की, कि टेबल पे हमें दबाव जो है फील नहीं होता, क्योंकि उस पर दबाव जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से इक्वल पड़ता है। आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड आज ज़्यादा तो नहीं लग रही है, क्योंकि आज ना मेरे को थोड़ा ये दाब वाला चैप्टर ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं तेज़ी से पढ़ा रही हूँ, पर हालांकि मैं एग्जाम्पल्स पूरे दे रही हूँ। अच्छा, जो एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ और आप ये करके देखना। जैसे मान लो कोई भी एक जार है, बॉटल है, आप बॉटल से करके देख लेना। इस बॉटल में, जार में यहाँ तक ऐसे 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 पूरा पानी पड़ा हुआ है। इसमें मैंने यहाँ कुछ छेद कर दिए। इसको चलो बीच से हम यहाँ पे मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, हाँ, कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसका नाम मैंने सी दे दिया। अब मैंने छेद कर दिया। आप बताओ पानी जो है ना किधर प्रेशर के साथ ज़्यादा निकलेगा, किधर, आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? ए से ज़्यादा निकलेगा, बी से ज़्यादा निकलेगा, या सी से ज़्यादा निकलेगा? तो इसका आंसर ये है। और इसको अगर नहीं करना है अपने आप करके देखना। सी से निकलने वाला पानी जो है, थोड़ा पानी को तो एकदम से नहीं दिखाऊं ना, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क बना दी है, ये जो है बहुत दूर तक जाएगा, और बी से जाने वाला थोड़ा कम दूर जाएगा, और ए से जाने वाला
और भी कम दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि सी वाली लेयर पे दबाव बी का भी है और ए का भी है, तो इस पे ज़्यादा ही दबाव पड़ गया, ज़्यादा ही प्रेशर हो गया और वो दूर दूर से निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा दाब। अब क्या है, बी पे क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि इसके ऊपर बस एक ही लेयर है, ए ही पॉइंट है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और भी कम है, तो इस पे दाब और भी कम, तो ए पर क्या है, सबसे कम। ये जो अभी आपको हम पढ़ा रहे थे ना, एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब से पढ़ा रहे थे ना जो चीज़, वही चीज़ ये आपको इस बॉटल से बताइए, क्योंकि आप वो एटमॉस्फेयर वाला प्रैक्टिकल कर नहीं सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। आप लोग में से बच्चे जो है ना इसको करके देखें और मुझे बताएं कि ये हमने प्रैक्टिकल किया और वाकई मैम ऐसा ही होता है। और भी जैसे चीज़ें इसके लिए और भी प्रैक्टिकल्स थे, जैसे कि हम दबाव को फील कर सकें, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे एक हमने टिन का डिब्बा ले लिया, अरे वो मान लो जो कोको कोला वगैरह नहीं आते टिन में, ऐसी आती है ना बॉटल टिन में, मैं तो तुम्हें एक प्रैक्टिकल सबसे पहले वो करके दिखाना चाहती हूँ, मुझे वो मिला नहीं कि आप वायुमंडलीय दबाव को कैसे फील करें। वो एक चूसक आता है, जैसे पानी, वो दूध की बॉटल होती है ना बच्चों की, वो ऐसे गोल सी और उस पर ऐसे से लगा रहता है, इसको ना आप कहीं भी ऐसे कस के लगाएं, फिर क्या होगा, लगाने के बाद जब आप उठाएंगे ना तो वो उठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको लगाया ना कस के, तो उसकी जो हवा थी ना उसके नीचे की, वो तो हवा इधर उधर निकल गई, अंदर वाली हवा। अब अंदर वाली हवा तो कोई रही नहीं। अब क्या हो गया, जब बाहर की हवा रह गई, वायुमंडलीय दबाव रह गया, तो वायुमंडलीय दबाव जब उस पर पड़ता है, ऊपर से दबाव, तो वो उसको वहाँ पे चिपका के रखता है, इसलिए वो आसानी से नहीं निकल पाता है। ये बहुत आसान सा है, बस वो मिला नहीं। अगर आपको मिले तो आप ये करके देखें, और हो सकता है बच्चे बचपन में ये करते भी हैं बहुत। ऐसे ही हमने मान लो कैन ले ली, अब इसको हमने ना नीचे खूब ये स्प्रिट लैंप लगा दी है, और ये देखिए ये इसकी आग निकल रही है यहाँ से, इसको खूब गर्म कर दिया, खूब गर्म कर दिया। अब इसमें चलो अभी मैं पानी भर लेती हूँ, हाँ यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। अब क्या हो गया, पानी में से ये भाप उड़ने लग गई, भाप उड़ गई, यानी इसकी हवा जो है क्या हो गई, पूरी निकल गई। और अंदर यहाँ पे क्या थी, जल वाष्प थी। यहाँ पे क्या था, ये जल वाष्प, यही तो रह गई ना उड़ते हुए। अब जल वाष्प, अब क्या हुआ, इसको हमने गर्म करना बंद कर दिया और इस पर ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डालने पर क्या हो गया, जल वाष्प किस में बदल गई, जल में बदल गई, यानी अंदर क्या हो गई, हवा नहीं रही। ये सब करने से हवा नहीं रही है, इसको ढक्कन लगा दिया अब हमने ये सब करने के बाद। तो जब हवा नहीं रही, इसके अंदर तो हवा रही नहीं और बाहर बहुत सारी हवा है, तो बाहर वाली हवा से क्या होगा, एकदम से पूरा टूट टाट सा जाएगा, मतलब पिचक सा जाएगा। ये आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से बोलूँ, जैसे ये पानी आपने इसको गर्म किया, गर्म करने पर इसके अंदर का जो भी द्रव है वो क्या हो गया, भाप बन के उड़ने लग गया, काफ़ी मतलब वो कम हो गया, काफ़ी हिस्सा जो है भाप बनकर उड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैक्यूम, वैक्यूम वर्ड आता है कि ये क्या हो गया, वैक्यूम वर्ड हो गया। वैक्यूम मतलब निर्वात, खाली जगह, वैक्यूम। तो इसकी वजह से, हाँ हमें क्या बता रही थी कि वो उड़ गया, जल वाष्प बन गई। उसके बाद में हमने इसका ढक्कन लगा दिया और इस पर डाल दिया ठंडा पानी। अभी जो जल वाष्प है वो वापस किस में बदल गया, पानी में बदल गया। पानी में बदल गया और अंदर हवा पहले ही ख़त्म हो गई थी, और जो जल वाष्प थी वो पानी में बदल गई। तो अब क्या हो गया, बाहर की जब हवा का दबाव पड़ा तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो इस तरीके से ये भी किसका उदाहरण है, वायुमंडलीय दबाव का उदाहरण है। अब आता है कि वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय में बार बार बोल रही हूँ ना, इसको इतना बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब को आप शॉर्ट में बोल सकते हो वायु दाब। और वायु दाब को नापा किससे जाता है, बैरोमीटर से।
इसका भी जो प्रैक्टिकल किया गया ना, वो क्या किया गया कि एक कांच की नली ली गई, बंद, मतलब एक तरफ से खुली एक तरफ से बंद, इसके अंदर भरा गया पारा। पारा क्या होता है? पारा एक ठोस है, लेकिन ये क्या होता है? गर्म करने, उस पारा क्या है? मेटल है, और ये किस में होती है? द्रव रूप में होती है। और जब इसको चमकीला और द्रव रूप में होती है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये फैल जाती है, इसलिए इसको पारे को चूज़ किया गया, इसमें भरा गया। अब इस पारे को ना एक उसमें पारे की नाद में, मतलब पारे की नाद मतलब पूरा पारे से भरा हुआ वो बकेट है, उसमें ये डाला गया। तो इसका जो पारा है ना, वो रुक जाता है 76 सेंटीमीटर पे। इसलिए जो पारे के स्तंभ की जो हम जो नापते हैं, वो कितना हो जाता है? 76 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपके कंपटीशन में मैंने तो जस्ट थोड़ा सा आपको एक हिंट देने के लिए ये बताया है, क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, उसमें आपको इतना प्रैक्टिकल्स की समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना समझना ज़रूरी है कि जिससे आपके वो दिमाग में घुस जाए, इसीलिए मैं पिक्चर बना रही हूँ। आप ये समझ लीजिए कि एक समुद्र तल पे, हमने समुद्र तल पे कितना बताया था आपको? समुद्र तल से हमने जो लिया है हमारा वायु दाब कितना था? हमारा मेरे को बोलने की आदत है, हमारा नहीं, मतलब समुद्र तल पे जो वायु दाब मेजर किया गया था वो है 1.013 इंटू 10⁵। ये किसके इक्वल है? पारे के। पारा स्तंभ, पारे स्तंभ या पारे स्तंभ इसलिए बोल रहे हो कि स्तंभ लेना पड़ेगा ना, पारे का नहीं। पारे स्तंभ का क्या है? 76 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है कि ये किसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको लगभग सब कुछ ये मैंने करके बता दिया है। अब वायु दाब के और उदाहरण क्या होते हैं? जैसे भाई आपके साइकिल में हवा भरते हैं, तो वो भी क्या होता है? वायुमंडल दबाव का ही होता है। इसी तरीके से एक थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ, आपने हैंडपम्प चलाया है ना, हैंडपम्प का देखो, हंसना नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए एक पिक्चर से ये यहाँ पे बना रही हूँ, है ना। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक अरे हैंडल सा ये बना दिया है मैंने यहाँ पे। अब ये क्या है? इसकी एक ये एक अंदर ना एक पिस्टन सी होती है, यहाँ पर पिस्टन पे वॉल्व होता है, इसको हम 1 नाम दे देते हैं क्योंकि एक वॉल्व इधर भी होता है। ये है वॉल्व 2। इसका ये और हैंडल, ये तो कैसे बना दूं? ऐसे ही बना दूं ना, एक हैंडल इसी टाइप से ही तो होता है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो आपको समझना क्या है कि इसमें क्या होता है कि जब हमने हैंडल को ही, तो मैंने एक नल बना दिया ऐसे ही, समझ लो बस। अब आप बात, हमने ना हैंडल को ऊपर उठाया, पहला हैंडल किया ऊपर। आप मन में सोचो कि आप सबसे पहले क्या करते हो? ऐसे ना, हैंडल ऊपर, हैंडल ऊपर, पिस्टन नीचे, यही तो हुआ ना। पिस्टन कैसे आ गई? नीचे आ गई। पिस्टन नीचे आते ही ये जो वॉल्व 1 है खुल गया, और हवा क्या हो गई? इसकी हवा बाहर। ये पहला तरीका है, ठीक, बाहर। और क्या हुआ? वायु दाब के कारण, वायु दाब के कारण वॉल्व 2 क्या हो गई? बंद हो गई। वॉल्व 2 बंद। ये समझो इस चीज को। ये कब हुआ है? ये एक स्टेप है। एक, जब हमने इसमें हैंडल, मैं उठाई देती हूँ, ये हमने हैंडल उठा के ऊपर कर दिया है, तब की बात है। ये पिस्टन जो है थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तो पिस्टन नीचे, वॉल्व 1 खुल गई, हवा बाहर हो गई, वायु दाब के कारण वॉल्व 2 ये बंद हो गया। अब हम अगला क्या कर देंगे? हम हैंडल को नीचे कर देंगे। अब मैं कुछ चीज़ें
लिखती हूँ यहाँ पे, हैंडल क्या किया गया, नीचे किया गया। हैंडल नीचे करते ही क्या हुआ, ये नीचे आया तो ये पिस्टन जो है ऊपर चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया। और वॉल्व 1 क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, और वॉल्व 1 बंद हो गया और वॉल्व 2 क्या हो गया, खुल गया। किसके, अब वायुदाब, थोड़ा सा वायुदाब के कारण ही ये वॉल्व 2 खुल गया। अभी ये हुआ काम। अब फिर से भाई क्या होता है, शुरू शुरू में तो पानी आता भी नहीं है ना, हम लोग जब एक एक दो बार कर लेते हैं तभी तो होता है। अब फिर से हैंडल नीचे, सॉरी हैंडल ऊपर, हैंडल ऊपर। वैसे तो मुझे ना ये 4 अलग अलग करके बताना था, अगर आपको नहीं आया हो ना समझ में तो मैं अगले में और अच्छे से बताऊंगी, और अगर आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। फिर क्या हो गया, पिस्टन जो है फिर से नीचे हो गया। अब कौन सा दाब लगने लग गया है, जल दाब, जल का दाब है ना। अब हवा तो बाहर निकल गई है, तो जल दाब के कारण, जल दाब के कारण फिर से वही वॉल्व 1 क्या हो गया, खुल गया, और वॉल्व 2 जल दाब के कारण ही बंद हो गया। तीसरा स्टेप। अब फिर हमने फिर हैंडल नीचे कर दिया, ये तो काम होगा ही, यही करते हैं हम, हैंडल नीचे और पिस्टन क्या हो गया, फिर से ऊपर हो गया। और अब की बार क्या हुआ, जल दाब के कारण फिर से जल दाब के कारण वॉल्व 1 बंद हो गया, और फिर से मैं इसी को वॉल्व 2 खुल गया, खुल गया। और कहाँ पे, जल दाब के कारण वॉल्व 2 खुला, और पिस्टन में क्या हो गया, पिस्टन में पानी, यहाँ पे ये वॉल्व बंद हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, अब टोंटी से यहाँ पे मैं इसको ऐड करती हूँ, मैं इसको बाद में करती हूँ। अब टोंटी में क्या आने लग गया, पानी आने लग गया, टोंटी में पानी आने लग गया, आने लगा, और वॉल्व 2 खुल गया। तो वॉल्व 2 के खुलने से क्या हो गया, पिस्टन में कहाँ से पानी आने लग गया, नीचे जमीन से पानी आने लग गया, पिस्टन में पानी आने लगा। और बस फिर तो एक बार ऐसा हो जाता है, फिर तो पानी आता ही रहता है ना। तो ये है इसका हैंड पंप का। ऐसे ही आपने अपना जब ये देखा होगा, साइकिल में हवा भरते हैं तो भी वही प्रेशर फील होता है, पहले तो जाती नहीं है, फिर वायुमंडलीय दाब होता है, उस पर जो एक आगे एक गोली सी लगा देते हैं, वो गोली हटती है, वॉल्व उसका भी वही वॉल्व है, फिर उसमें हवा जाने लगती है। इसी तरह से साइकिल का, फुटबॉल का, सब में हवा इसी तरीके से भरी जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ज़्यादा इसका मैकेनिज्म पे नहीं जाएं तो सिंपल है कि हमारा हैंड पंप, फुटबॉल पंप, साइकिल पंप किस पे काम करता है, वायुमंडलीय दाब के कारण काम करता है। और थोड़ा बहुत मैंने ये बताया है, आपको समझ आ गया हो तो बताना, नहीं आया हो तो कोई चिंता नहीं, मैं अगली बार इसको फिर से समझा दूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो तक बाय बाय।